दोस्तों 1960 के दशक के पूर्वी लंदन में क्रे जुड़वा भाई पूरे शहर के सबसे खौफनाक गैंगस्टर माने जाते थे। उनका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। दोनों भाइयों में रॉन और रेजी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। रॉन बेहद हिंसक, सनकी और अनप्रेडिक्टेबल था, जबकि रेजी सड़क की लड़ाइयों में माहिर और काफी समझदार माना जाता था। एक सुबह रेजी अपने घर से निकलता है और उन पुलिस वालों के लिए चाय लेकर जाता है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। वह पुलिस अफसर निपर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि असली अपराधियों को पकड़ने के बजाय वो सिर्फ उसका पीछा करने में समय बर्बाद कर रहा है। इसके बाद रेजी अपनी कार के पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसका ड्राइवर फ्रैंक नहीं बल्कि उसका दोस्त एलबी मौजूद होता है। एलबी बताता है कि फ्रैंक आज काम पर नहीं आया, इसलिए रेजी खुद उसके घर जाने का फैसला करता है। रास्ते में रेजी आसपास के लोगों से बड़े प्यार से मिलता है। इलाके के लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा उनका हालचाल पूछता रहता है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही होती है और निपर को यह देखकर गुस्सा आता है कि लोग पुलिस से ज्यादा एक गैंगस्टर से बात करना पसंद करते हैं। फ्रैंक के घर पहुंचने पर रेजी की मुलाकात उसकी बहन फ्रांसिस से होती है। उसे देखते ही रेजी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रांसिस की मां तुरंत उसे अंदर भेज देती है। कुछ देर बाद फ्रैंक बाहर आता है और काम पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते भर रेजी उससे फ्रांसिस के बारे में सवाल पूछता रहता है। इसके बाद रेजी और एलबी एक जगह पहुंचकर कार से उतर जाते हैं। पुलिस अफसर निपर भी उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी तेज दौड़ ले वो दोनों को खो देता है। कुछ समय बाद रेजी और एलबी रॉन से मिलने एक मानसिक अस्पताल पहुंचते हैं। रॉन ने गंभीर हिंसा के मामले में 3 साल जेल काटे थे, लेकिन बाद में उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया था। वहां रॉन बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनाता है कि कैसे वो अपने दिमाग की ताकत से लोगों को अपना खाना देने पर मजबूर कर देता था। रेजी और एलबी उसकी बातें सुनकर दिलचस्पी दिखाने का नाटक करते हैं। रेजी किसी भी कीमत पर अपने भाई को अस्पताल से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए वो अपने एक आदमी को उस मनोचिकित्सक के पास भेजता है जो रॉन की मानसिक जांच कर रहा था। डॉक्टर क्रे भाइयों का नाम सुनते ही इतना डर जाता है कि पैरोल बोर्ड को रिपोर्ट दे देता है कि रॉन अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसे रिहा किया जा सकता है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद डॉक्टर रेजी को अलग ले जाकर चेतावनी देता है कि रॉन एक खतरनाक साइकोपैथ है। वो कुछ दवाइयां भी देता है और कहता है कि रॉन को ये दिन में 2 बार जरूर खिलानी होंगी, वरना बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इधर फ्रांसिस एक दिन रेजी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होती है। उसकी मां इस रिश्ते के खिलाफ होती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात अनसुनी कर देती है। रेजी उसे अपने शानदार क्लब में लेकर जाता है जहां मशहूर सेलिब्रिटी और अपराधी एक ही छत के नीचे नजर आते हैं। रेजी गर्व से बताता है कि उसके ग्राहकों को यही अजीब मिश्रण सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन डेट के दौरान उसके आदमी उसे एक जरूरी मामले के लिए बुला लेते हैं। पता चलता है कि जैक नाम का व्यक्ति गैर कानूनी धंधे से कमाए गए पैसों में से हिस्सा छुपा रहा था। जैक को लगता है कि अब उसकी खैर नहीं, लेकिन रेजी उसे एक मौका देता है। वो कहता है कि अगर कल तक सारे पैसे लौटा दिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं की तो मामला खत्म समझा जाएगा। रेजी उसे सिगरेट भी देता है, लेकिन अगले ही पल उसे जोरदार थप्पड़ मारकर चेतावनी देता है कि दोबारा बेवकूफी की तो जान से मार देगा। इसके बाद रेजी वापस फ्रांसिस के पास लौटता है। फ्रांसिस उससे पूछती है कि क्या उसे गैंगस्टर की जिंदगी पसंद है। रेजी झूठ बोलते हुए खुद को सिर्फ एक क्लब मालिक बताता है। फिर वो दुनिया की हालत पर मजेदार बातें करता है और आखिरकार फ्रांसिस उसे किस कर देती है। कुछ हफ्तों बाद रेजी फ्रांसिस को जंगल के बीच बने एक ट्रेलर में ले जाता है ताकि उसकी मुलाकात रॉन से करवा सके। वहां पहुंचकर फ्रांसिस देखती है कि एक आदमी अभी अभी ट्रेलर से बाहर निकला है। तभी रॉन खुलकर बताता है कि उसे पुरुष पसंद है। वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा बातें करने लगता है और साथ ही दावा करता है कि बहुत जल्द वो और रेजी पूरे लंदन पर राज करने वाले हैं। उधर दक्षिणी लंदन में रिचर्डसन भाइयों की गैंग भी काफी बदनाम थी। चार्ली और एड रिचर्डसन अपने दुश्मनों को उल्टा लटकाकर बेरहमी से यातनाएं देने के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि रेजी का एक आदमी उनके इलाके में काम कर रहा है। गुस्से में वे उसे कार से कुचलवा देते हैं और इसे एक चेतावनी के रूप में भेजते हैं। बदले में रेजी भी चुप नहीं बैठता। वो अपने लोगों से एक बड़ी गाड़ी रिचर्डसन भाइयों के रेस्टोरेंट में घुसवा देता है जहां वे आराम से खाना खा रहे होते हैं। दोनों गैंगों के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगता है। आखिरकार जॉर्ज नाम का एक आदमी दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने आता है और उन्हें एक न्यूट्रल जगह पर मिलने का न्योता देता है। बातचीत के दौरान वो रॉन का अपमान कर देता है, जिससे रॉन तुरंत बंदूक निकाल लेता है। हालात बिगड़ते देख रेजी किसी तरह मामला शांत कर देता है और जॉर्ज को वहां से जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद दोनों जुड़वा भाई एक पब में तय हुई मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि ये तो एक जाल था। पूरी रिचर्डसन गैंग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तभी रॉन अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डालकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसके पास हथियार हों और जोर जोर से चिल्लाते हुए गोलीबारी की चुनौती देने लगता है। रॉन की पागलों जैसी शक्ल और उसके जैकेट में छिपे हथियारों के डर से सामने वाली गैंग की हिम्मत जवाब दे जाती है और वे दोनों भाइयों को वहां से जाने देते हैं। मजेदार बात यह थी कि इस पूरे तनाव भरे माहौल में भी रेजी बिल्कुल शांत बैठा अपना बियर का गिलास भरने में लगा हुआ था। जैसे ही दोनों भाई बाहर निकलते हैं, रेजी अचानक पलटकर उन गैंगस्टरों को गालियां देना शुरू कर देता है और बताता है कि उसके पास ब्रास नकल भी है। उसी समय रॉन भी वापस लौट आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में 2 बड़े हथौड़े होते हैं। बिना कोई चेतावनी दिए वो एक आदमी की पीठ पर हथौड़ा दे मारता है और अगले ही पल वहां भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि सामने वाली गैंग के पास ज्यादा लोग थे, लेकिन क्रे भाई किसी जंगली जानवर की तरह लड़ रहे थे। वे किसी को भी नहीं छोड़ते, मुक्के, लातें और
हथौड़े लगातार बरसते रहते हैं, यहाँ तक कि रॉन तो लड़ाई के दौरान एक आदमी के चेहरे पर काट भी लेता है। कुछ ही मिनटों में पूरी गैंग जमीन पर पड़ी कराह रही होती है। लड़ाई खत्म होने के बाद भी रॉन बेहोश पड़े लोगों को मारता रहता है, जबकि रेजी आराम से अपनी बियर पी रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर आता है वर्ल्ड कप फाइनल का दिन। उसी दिन पुलिस रिचर्डसन गैंग के ठिकाने पर छापा मारती है और चार्ली रिचर्डसन को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में उसे धोखाधड़ी, जबरन वसूली और हिंसा जैसे कई अपराधों के लिए 25 साल की सजा सुनाई जाती है। अब लंदन में ऐसा कोई नहीं बचा था जो क्रे भाइयों को रोक सके। अपने साम्राज्य को और बड़ा करने के लिए दोनों भाई लेस्ली नाम के एक वकील को अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेस्ली उन्हें कानूनी बिजनेस खड़े करने में मदद करता है ताकि उनके गैर कानूनी धंधे पर्दे के पीछे छिपे रहें। वो कानून और अपनी तेज जुबान का इस्तेमाल करके स्थानीय कैसीनो के मालिक को मजबूर कर देता है कि वो अपना कैसीनो क्रे भाइयों को बेच दे। रेजी को लेस्ली काफी पसंद आता है क्योंकि वो काम निकालना जानता था, लेकिन रॉन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। रॉन को लगता था कि लेस्ली एक चालाक बिजनेसमैन है जो मुस्कुरा कर लोगों को बेवकूफ बनाता है। उसके हिसाब से असली गैंगस्टर सामने से बात करता है, डराता है और जो चाहिए वो छीन लेता है। उसे ये भी पसंद नहीं था कि लेस्ली हर बात में हम शब्द का इस्तेमाल करता था, जैसे वो खुद भी क्रे परिवार का हिस्सा हो। एक दिन लेस्ली दोनों भाइयों को खबर देता है कि अमेरिकी माफिया उनके साथ साझेदारी करना चाहती है। रॉन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन रेजी मीटिंग तय करने का आदेश दे देता है। मीटिंग शुरू होती है और माहौल काफी तनावपूर्ण रहता है। शुरुआत में रेजी अमेरिकियों से प्रभावित नहीं होता, लेकिन फिर वे 2 ब्रीफकेस खोलते हैं। एक में नकदी भरी होती है और दूसरे में कीमती बॉन्ड्स। वे 40 से 60 के मुनाफे का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन रेजी साफ कह देता है कि साझेदारी होगी तो 50-50 पर। थोड़ी देर सोचने के बाद अमेरिकी उनकी शर्त मान लेते हैं और सभी जाम उठाकर इस नई डील का जश्न मनाते हैं। उसी दौरान रॉन फिर अपनी निजी जिंदगी के बारे में अजीब बातें करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि अमेरिकी उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। समय के साथ कैसीनो का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है। अब बाहर की दुनिया रेजी को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखने लगती है, जबकि पर्दे के पीछे उसके गैर कानूनी धंधे पहले की तरह चलते रहते हैं। उसके क्लब की तरह कैसीनो भी मशहूर लोगों और अपराधियों से भरा रहता है और यही चीज आम लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। इधर रेजी और फ्रांसिस का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ रॉन पहले से भी ज्यादा अजीब हरकतें करने लगा था। एक बार तो वो अपने साथ एक गधा लेकर सीधे कैसीनो पहुंच जाता है। दवाइयां उसे थोड़ा शांत रखती थीं, लेकिन उसकी मानसिक हालत को ठीक नहीं कर पा रही थीं। साल खत्म होने वाला था और इसी बीच रेजी को अपनी पुरानी सजा पूरी करने के लिए वापस जेल जाना पड़ता है। जेल पहुंचते ही गार्ड उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। बाकी कैदी ये सब देखते हैं और उसका हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। रेजी दर्द से कराहता हुआ अपनी कोठरी तक पहुंचता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो पूरी तरह टूट चुका हो। तभी एक गार्ड उसे पानी देने आता है, लेकिन असल में रेजी सिर्फ नाटक कर रहा था। मौका मिलते ही वो गार्ड की हथकड़ी छीन लेता है, उसे सलाखों से बांध देता है और फिर उसकी ही लाठी से उसकी जमकर पिटाई कर देता है। बाकी कैदी तालियां बजाकर उसका समर्थन करते हैं। कुछ दिनों बाद रॉन फ्रांसिस से मिलता है और कहता है कि उसने जेल में रेजी से मुलाकात की थी। वो ये भी बताता है कि रेजी नहीं चाहता कि फ्रांसिस उससे मिलने आए। इसके बाद रॉन की मुलाकात लेस्ली से होती है और वो लगातार अपने अजीब और बेकार आइडियाज के लिए पैसे मांगता रहता है। ऐसा लगने लगता है कि रेजी के जेल जाने के बाद रॉन की मानसिक हालत और बिगड़ गई है। रोज उसकी और लेस्ली की बहस होती है। आखिरकार एक दिन गुस्से में आकर रॉन मेज पर रखे सारे कागज फेंक देता है। वो बिजनेसमैन बनकर थक चुका था। उसके मुताबिक गैंगस्टर का काम सिर्फ इतना है कि जब पैसे चाहिए हों तो जाकर उठा लाओ। लेस्ली किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बैंक से बात करेगा, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देता है कि वो रॉन से डरता नहीं है। उधर फ्रांसिस आखिरकार रेजी से मिलने जेल पहुंच जाती है। उसे देखकर रेजी खुश नहीं होता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्रांसिस उसे इस हालत में देखे। जब फ्रांसिस जेल के भ्रष्ट गार्ड्स की शिकायत करने की बात करती है, तब रेजी उसे समझाता है कि पूरा सिस्टम कितना भ्रष्ट है और शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। फ्रांसिस चाहती थी कि रेजी हमेशा के लिए अपराध की दुनिया छोड़ दे, लेकिन रेजी कहता है कि अब ये उसके लिए इतना आसान नहीं रहा। इसी दौरान एक रात क्लब में शो चल रहा होता है, लेकिन अचानक रॉन स्टेज पर चढ़ जाता है और एक वाद्य यंत्र को बेहद खराब तरीके से बजाकर पूरे कार्यक्रम का माहौल खराब कर देता है। इसके बाद रॉन स्टेज पर रखा माइक्रोफोन उठा लेता है और क्लब में बैठे अमीर ग्राहकों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो उनकी आलीशान जिंदगी पर ताने मारता है और बीच बीच में भद्दे और अश्लील चुटकुले सुनाता रहता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई नहीं हंसता। सिर्फ उसका सहायक टेड और लेस्ली ही मजबूरी में मुस्कुराते नजर आते हैं। लेस्ली को डर लगने लगता है कि रॉन की हरकतों का बुरा असर पूरे बिजनेस पर पड़ सकता है। कुछ समय बाद रेजी जेल से रिहा हो जाता है और बाहर आते ही सबसे पहले फ्रांसिस से मिलने पहुंचता है। वो उसके घर की खिड़की तक चढ़ जाता है और उसे अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। फ्रांसिस कहती है कि वो तभी शादी करेगी जब रेजी अपराध की दुनिया छोड़कर सीधी जिंदगी जीने का वादा करे। रेजी उसकी इज्जत की कसम खाकर ये वादा कर देता है। इसके बाद दोनों क्लब पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर रेजी हैरान रह जाता है। क्लब लगभग खाली पड़ा था। लेस्ली उसे बताता है कि रॉन की हरकतों ने सब बर्बाद कर दिया है और अगले हफ्ते टैक्स का बिल आते ही क्लब दिवालिया हो जाएगा। ये सुनकर रेजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रॉन पर चिल्लाने लगता है और दोनों भाइयों के बीच भयंकर बहस शुरू हो जाती है। जब फ्रांसिस रेजी का पक्ष लेने की कोशिश करती है तो
रॉन उसे भी बुरी तरह अपमानित कर देता है। बस फिर क्या था, रेजी अपना आपा खो बैठता है और रॉन को उठाकर एक टेबल पर दे मारता है। अगले ही पल दोनों भाइयों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जो भी चीज हाथ लगती है उससे एक दूसरे पर हमला करते हैं। कुर्सियां टूटती हैं, बोतलें फूटती हैं और दोनों के शरीर से खून बहने लगता है। जेल में बिताए समय ने रेजी को और मजबूत बना दिया था। आखिरकार वो रॉन को काबू में कर लेता है और उसे खून से लथपथ जमीन पर गिरा देता है। ये सब देखकर फ्रांसिस को बेहद घिन आती है और वो क्लब छोड़कर चली जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद रॉन रोने लगता है और रेजी को गले लगा लेता है। वो कहता है कि कई बार उसे खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो खुद को पहचान नहीं पाता। अगले दिन रेजी फ्रांसिस को मनाने जाता है और किसी तरह उसे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार कर लेता है। इधर पुलिस अफसर निपर ने अब रेजी की जगह रॉन का पीछा करना शुरू कर दिया था। वो उसकी ढेर सारी तस्वीरें खींचता है और उसके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि रॉन कई सांसदों और प्रभावशाली नेताओं से दोस्ती कर चुका है। रॉन अक्सर उन नेताओं को अपने फ्लैट पर बुलाता था जहां रंगीन पार्टियां चलती थीं। अगर पुलिस रॉन को गिरफ्तार करती तो कई बड़े राजनीतिक नाम भी उसमें फंस जाते, इसलिए ऊपर बैठे अधिकारियों ने पूरे मामले को दबा दिया और रॉन एक बार फिर बच निकला। दूसरी तरफ रेजी फ्रांसिस को वेस्ट एंड का एक मशहूर क्लब दिखाता है जिसे वो खरीदना चाहता था ताकि खुद को एक सम्मानित बिजनेसमैन साबित कर सके। मालिक आधा हिस्सा बेचने के लिए तैयार हो जाता है और रेजी को भरोसा होता है कि बाकी हिस्सा भी वो बाद में हासिल कर लेगा, लेकिन रॉन को डर था कि उसका भाई उससे दूर होता जा रहा है, इसलिए वो टेड को भेजकर क्लब के मालिक को डराने की कोशिश करता है ताकि ये सौदा टूट जाए। टेड बार में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि मालिक सौदा रद्द कर देता है और साथ ही पुलिस को भी फोन कर देता है। जल्द ही दोनों भाइयों पर जबरन वसूली के आरोप लग जाते हैं और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब फ्रांसिस जेल में रेजी से मिलने आती है तो साफ कह देती है कि वो उससे तभी शादी करेगी जब अदालत उसे निर्दोष घोषित करेगी। कुछ दिनों बाद अचानक रॉन की एक तस्वीर अखबार में छप जाती है जिसमें वो एक बड़े राजनेता के साथ दिखाई देता है। सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है और पूरे मामले को दबाने में लग जाती है। इसी दबाव के चलते दोनों भाइयों को जेल से रिहा कर दिया जाता है और अदालत में उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। उसी रात रेजी उस क्लब को बेहद कम कीमत में खरीद लेता है। जब निपर वहां जांच करने पहुंचता है तो रेजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तकनीकी रूप से अब वो भी उसके लिए काम करता है क्योंकि उसके राजनीतिक दोस्तों के आदेश पर ही पुलिस चल रही है। इसके बाद दोनों भाई निपर के साथ एक तस्वीर खिंचवाते हैं और वो फोटो पुलिस कप्तान को भेज देते हैं। संदेश साफ था, अब निपर को क्रे भाइयों की जांच बंद करनी होगी। कुछ समय बाद आखिरकार रेजी और फ्रांसिस की शादी हो जाती है। फ्रांसिस की माँ अब भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो शादी में काले कपड़े पहनकर आती है जैसे किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने आई हो। शादी से पहले भी वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी एक नहीं सुनती। शादी के दौरान जब रॉन देखता है कि फ्रांसिस की माँ बाकी लोगों के साथ गाना नहीं गा रही तो वो सबके सामने उसे डांट देता है और माहौल अजीब बना देता है। हालांकि रेजी ने वादा किया था कि वो अपराध की दुनिया छोड़ देगा, लेकिन ये वादा ज्यादा दिन नहीं टिकता। शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही वो फिर से अपने पुराने गैर कानूनी धंधों में लग जाता है। काम के चक्कर में वो ज्यादातर समय घर से बाहर रहने लगता है। फ्रांसिस अकेलेपन से परेशान हो जाती है और धीरे धीरे समझने लगती है कि रेजी को सच में गैंगस्टर की जिंदगी पसंद है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब निपर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लगातार तनाव और अकेलेपन से जूझते हुए फ्रांसिस दवाइयों का सहारा लेने लगती है और धीरे धीरे उनकी आदी हो जाती है। इसी बीच जैक फिर एक बड़ी गलती कर बैठता है। इस बार रेजी को उसे पीटने का एक और बहाना मिल जाता है और वो उसका बुरा हाल कर देता है। रेजी फ्रांसिस को खुश रखने के लिए उसके लिए एक नई कार भी खरीदता है, लेकिन जब वो उसके साथ समय बिताने की बात करती है तो रेजी हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। एक दिन पब में बैठे हुए लेस्ली रेजी से कहता है कि अब उसे अपने परिवार और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद सच में अपराध की दुनिया छोड़ देने का समय आ गया है। लेकिन ये बात सुनते ही रॉन भड़क उठता है। वो गुस्से में बोतल उठाकर लेस्ली के सिर पर दे मारता है और फिर कई गिलास भी फेंक देता है। बाकी लोग किसी तरह घायल वकील को अस्पताल पहुंचाते हैं। ये देखकर रेजी अपने भाई पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि रॉन काफी समय से अपनी दवाइयां नहीं ले रहा है। अब उसे समझ आता है कि पिछले कुछ महीनों से रॉन इतना अस्थिर और खतरनाक क्यों होता जा रहा था। कुछ समय बाद अमेरिकी माफिया का एक बड़ा सदस्य रेजी से अकेले में बात करता है। वो साफ कहता है कि अब रॉन उनके लिए समस्या बनता जा रहा है। नेताओं और सांसदों के साथ उसकी खुली दोस्ती खतरनाक थी और उसकी मानसिक हालत उसे एक चलता फिरता टाइम बम बना चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वो कब क्या कर बैठेगा, लेकिन रेजी अपने भाई का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, वो रॉन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। घर लौटने पर भी रेजी इतना परेशान था कि उसने फ्रांसिस से ठीक से बात तक नहीं की। उधर जॉर्ज अब अपनी अलग गैंग खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। टॉर्चर गैंग खत्म होने के बाद उसने क्रे भाइयों के इलाके में घुसना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक बड़े गोदाम के मालिक को बुरी तरह पीट दिया। अगले दिन डरा हुआ वो आदमी रॉन के पास सुरक्षा मांगने पहुंचा। रॉन उसका दर्द सुनता है और फिर लंबा भाषण देने लगता है कि दुनिया में कितने लोग अपने काम में बेकार होते हैं। आखिरकार वो कहता है कि अगर सही कीमत मिले तो वो जॉर्ज को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकता है। उसी रात रॉन सीधे एक पब में पहुंचता है जहां जॉर्ज मौजूद था। बिना किसी चेतावनी के वो सबके सामने उसके सिर में गोली मार देता है। पूरा पब सन्न रह जाता है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। बाद में जब रेजी को इस बारे में
में पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो रॉन पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उनकी माँ घर में मौजूद थी, इसलिए वो धीमी आवाज में टेडी को आदेश देता है कि पब में इस्तेमाल किए गए कपड़े और हथियार तुरंत गायब कर दिए जाए। साथ ही एल्बी को कहता है कि वो हर गवाह का पता लगाए और पता करे कि कहीं किसी ने पुलिस से संपर्क तो नहीं किया। घर से निकलने से पहले रेजी दवाइयों की बोतल रॉन के सामने रखता है और उसे फिर से दवा लेने की याद दिलाता है। अगले दिन फ्रांसिस रेजी से कहती है कि अब बहुत हो चुका है, रॉन को जेल जाने देना चाहिए, लेकिन रेजी हमेशा की तरह अपने भाई का बचाव करता है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि फ्रांसिस खुद भी दवाइयों की लत में फंस चुकी है। अब स्कॉटलैंड यार्ड में निपर को आखिरकार क्रे भाइयों के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू करने की अनुमति मिल जाती है। जॉर्ज की हत्या उसके लिए सबसे बड़ा आधार बनती है। रॉन को पहचान परेड के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी गवाह उसकी पहचान नहीं करता। वजह साफ थी, सब लोग क्रे भाइयों से बेहद डरते थे। इधर फ्रांसिस की जिंदगी हर दिन बदतर होती जा रहा। गैंग के लोग लगातार उसके घर आने लगे थे। सड़क पर लोग उससे बात करने से बचते थे, क्योंकि सब जानते थे कि उसका संबंध क्रे परिवार से है। रेजी खुद ये बात स्वीकार करता है कि उसने गवाहों को डराकर चुप करवाया है। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। फ्रांसिस बाहर भागती है ताकि अपनी कार की खिड़कियां बंद कर सके, लेकिन उसे परेशानी हो रही होती है। मदद करने के बजाय रेजी उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि ये कार भी उसे सिर्फ उसके गैर कानूनी पैसों की वजह से मिली है। फिर वो कार को झकझोरता है और फ्रांसिस का अपमान करने लगता है। जवाब में फ्रांसिस उसे थप्पड़ मार देती है और घर के अंदर चली जाती है। गुस्से से बेकाबू रेजी उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच भयानक झगड़ा होता है और वो फ्रांसिस के साथ हिंसक व्यवहार करता है। ये उनके रिश्ते का आखिरी मोड़ साबित होता है। अगले दिन फ्रांसिस हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात रॉन से होती है। वो उसकी मदद करते हुए सामान कार तक पहुंचाता है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। रॉन कहता है कि उसे खुशी है कि फ्रांसिस जा रही है, लेकिन वो ये भी मानता है कि रेजी का उसके साथ हिंसा करना गलत था। उसके मुताबिक उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा नहीं सिखाया था। जाते जाते फ्रांसिस उसके गाल पर एक किस करती है और धन्यवाद कहती है। जवाब में रॉन बताता है कि उसे हमेशा से वो पसंद थी। कुछ हफ्तों बाद रेजी फ्रांसिस को वापस मनाने पहुंचता है, लेकिन उसका भाई फ्रैंक उसे अंदर नहीं आने देता। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी फ्रांसिस बाहर आती है और कहती है कि वो रेजी की बात सुन लेगी। रेजी रोते हुए माफी मांगता है और दावा करता है कि वो बदल चुका है, लेकिन फ्रांसिस अब उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती और उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद फ्रांसिस पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि वो इस दर्द और डर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। आखिरकार वो जरूरत से ज्यादा दवाइयां खा लेती है। कुछ देर बाद फ्रैंक उसकी लाश पाता है और तुरंत रेजी को फोन करता है। ये खबर सुनकर रेजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत वहां पहुंचता है, आखिरी बार उसे देखता है और उसकी उंगली में शादी की अंगूठी वापस पहनाता है। अंतिम संस्कार के दौरान फ्रांसिस की मां सबके सामने रेजी को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और सच कहे तो रेजी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इधर हालात और बिगड़ जाते हैं। एक रात रॉन जैक को लेस्ली की हत्या करने का काम सौंप देता है। जैक वकील के घर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन लेस्ली तेजी से प्रतिक्रिया देता है और दोनों के बीच बंदूक के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। झड़प के दौरान गोली चलती है और लेस्ली की टांग में लग जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह निपर अस्पताल में लेस्ली से मिलने पहुंचता है। वो उसे और उसके परिवार को सुरक्षा देने का वादा करता है। आखिरकार लेस्ली टूट जाता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है, यहाँ तक कि कई जरूरी दस्तावेज भी सौंप देता है। उधर जॉर्ज की हत्या देखने वाले सभी गवाहों को भी सरकारी सुरक्षा मिल जाती है। अब वे भी सच बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी रात रॉन अपने घर पर एक बड़ी पार्टी रखता है। रेजी भी वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। जैसे ही जैक पार्टी में आता है, रेजी उस पर बरस पड़ता है। वो उसे उनके पूरे साम्राज्य को बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराता है। डरा हुआ जैक रॉन से मदद मांगता है, लेकिन इस बार रॉन भी उसका साथ नहीं देता। तभी जैक गुस्से में फ्रांसिस की मौत का जिक्र कर देता है। ये सुनते ही रेजी अपना आपा खो बैठता है। वो बंदूक निकालकर जैक के सिर पर तान देता है और ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। जैक भागने की कोशिश करता है, मगर रेजी तुरंत चाकू निकाल लेता है और सबके सामने उस पर टूट पड़ता है। वो बार बार चाकू घोंपता रहता है जब तक कि जैक वहीं मर नहीं जाता। पार्टी में मौजूद हर इंसान ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखता है। रॉन हैरान होकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। रेजी की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि उसने जैक को इसलिए मारा क्योंकि वो अपने भाई को नहीं मार सकता, चाहे कई बार उसका मन क्यों न किया हो। इसके बाद वो चुपचाप खून से सना चाकू रॉन की जेब में डाल देता है और वहां से निकल जाता है। एल्बी उसके पीछे भागता है और उसकी हरकतों के लिए उसे डांटता है, लेकिन रेजी जवाब में उसे जोरदार मुक्का मारकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस के पास आखिरकार सबूतों का पहाड़ जमा हो चुका था। पार्टी के दर्जनों गवाह, लेस्ली की गवाही, दस्तावेज और पुराने मामलों के सबूत, सब कुछ अब उनके खिलाफ था। इस बार संसद में बैठे उनके दोस्त भी उन्हें नहीं बचा सके। आखिरकार पुलिस दोनों क्रे भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और उनका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये कहानी असली क्रे ट्विंस की जिंदगी पर आधारित है। रेजी ने करीब 33 साल जेल में बिताए। साल 2000 में गंभीर बीमारी के कारण उसे दया के आधार पर रिहा किया गया, लेकिन रिहाई के सिर्फ 2 हफ्ते बाद 66 साल की उम्र में कैंसर से उसकी मौत हो गई। वहीं रॉन को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करके दोबारा मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। 1995 में 61 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ खत्म होती है 2015 की शानदार
मजेदार क्राइम ड्रामा और थ्रिलर फिल्म लेजेंड की कहानी।